वैसे तुम उस वक्त क्या बोल रही थी? उसने इतनी धीमी आवाज में सरगोशी की कि रूप भी बमुश्किल ही सुन पाई। मगर जैसे ही उसकी समझ में पूरी बात आई, शदीद गुस्से की एक लहर पूरे बदन में सरायत कर गई। शाह, आपकी अपनी मनमानियां खत्म हो तो मैं कुछ बोलूं? वो खफगी से गोया हुई तो अपनी बेखुदी पर उसे थोड़ी सी नदामत हुई। मुस्कुराहट जब करते हुए वो हल्का सा उसकी तरफ झुका। अब सबसे पहले मैं तुम्हारी बात को अहमियत दूंगा मिसेस शाह। उसने मुस्कुरा कर पलकें झपकी, मगर बदले में उसका भूला भूला चेहरा मुस्तफा शाह की मुस्कुराहट को और गहरा कर गया। अच्छा चलो अभी बता दो क्या बात करनी थी। उसने सुलह करने की कोशिश की, मगर वो किसी सुलह के मूड में नहीं थी। मुझे बात नहीं करनी आपसे और ना ही कुछ पूछना। नाराजगी का पुरजोर एहतजाज किया गया। मगर क्यों? उसे हैरत हुई। क्योंकि शाह, मुझे आपसे अब बात नहीं करनी। हमेशा आप जब भी आते बस अपनी मर्जी चलाते। तुम मेरे वो पहले वाले डरपोक लंबू नहीं रहे। उसकी नाराजगी अब भी वैसी की वैसी ही थी। मिसेस शाह, मेरी हाइट कम थोड़ी है जो अब मैं तुम्हारा वो पहले वाला लंबू नहीं रहा। अरे दुनिया में एक यही तो ऐसी चीज है जो एक बार जितना हाइट पर चला जाता फिर उसके नीचे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने मसलिहत से समझाने की कोशिश की, मगर वो तो शायद आज बिला वजह लड़ाई के मूड में थी। और डरपोक भी तो नहीं रहे आप। वो रहानसी हुई। यार, तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा शौहर डरपोक नहीं है। उसने एक बार फिर अपनी पोजीशन क्लियर करके उसकी नाराजगी दूर करने की नाकाम कोशिश की। और तुम अब मुझ पर बहुत रौब जमाते हो, सिर्फ अपनी मनमानियां करते हो, मेरी कोई बात नहीं सुनते। एक बार फिर मुंह फुलाकर नाराजगी का इजहार किया। इस वक्त मुस्तफा शाह का दिल कर रहा था कि अपने बाल नोच ले, मगर वो फिर भी कमाल सब्र का मुजाहरा कर रहा था। मैंने आज आपकी बात नहीं सुनी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। मिसेस शाह, मैं माजरत खा हूँ आपसे। आज से मैं वादा करता हूँ कि सबसे पहले आपकी बात को सुनूंगा और तुम पर बिल्कुल भी रौब नहीं जमाऊंगा। और जहां तक रही मेरी मनमानियों की बात, तो वो करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा शरई हक है। तुम भी नहीं रोक सकती मुझे। मुस्तफा शाह के मजबूत लहजे पर उसने मुंह के हजारों जाविये बिगाड़े। आज उसने मुस्तफा के जाने के बाद रोशनी से शोहर को काबू में करने का सबसे स्ट्रांग तरीका पूछा था। जवाबन रोशनी ने अपनी भाभियों से पूछकर जो जबरदस्त काम करने वाला तरीका बताया था, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी, जो उसने इस वक्त मुस्तफा शाह पर आजमाने की कोशिश की। मगर यहाँ तो वो अपने मौकफ से हटने को तैयार ना था। सारा प्लान फ्लॉप हो गया। अब उसे रह रहकर रोशनी पर गुस्सा आ रहा था। चुड़ैल पता नहीं कहाँ रह गई है। उपटन पर आने का बोला था, आज मेहंदी है, एक बार आ जाए जरा यहाँ। मैं इस हीरोइन का दिमाग अच्छे से ठिकाने लगाऊंगी। जब से मुट्ठियां बेंचे वो मन ही मन रोशनी की धुलाई करने में लगी थी। माँ, ध्यान से। इससे पहले कि रानी किसी चीज से अटक कर गिरती, उससे पहले ही अरहम ने उसे थाम लिया। जानी पहचानी आवाज पर रोशनी ने हैरत से मुड़कर उस तरफ देखा, जहां अरहम ब्लैक पैंट और सी ग्रीन शर्ट के साथ सांवले मगर पुरकशिश नकूश के साथ। वो हमेशा की तरह रोशनी को बहुत अच्छा लगा, मगर वो हर वक्त गुस्से में रहता था। शायद अब भी गुस्से में ही हो। सूरत से नजरें चुराकर वो खामोशी से आगे बढ़ गई, मगर अचानक कुछ याद आने पर हैरत के मारे उसके कदम वहीं रुक गए। अरहम और यहाँ? जहां तक वो जानती थी, अरसल और अरहम दोनों के घरों में अच्छी खासी लड़ाई थी, मगर फिर वो आज यहाँ शादी में कैसे? कायदे के तौर पर तो उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। आज तो रूप की मेहंदी है, फिर वो यहाँ क्यों? कुछ समझ ना आने पर वो परेशान सी हो गई। वो क्यों उसके बारे में इतना सोच रही है? वो तो रूप के रास्ते आता था, शायद उसी से मोहब्बत भी करता था, और आज जब उसकी शादी किसी और से हो गई तो जरूर वो उदास होगा। वो क्यों हमेशा उसके लिए दिल में नरम गोशा महसूस करती है? मुझे नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। वो वहीं खड़े खड़े ना जाने कौन कौन सी सोचों में गुम थी, जब किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। रोशनी आपी, आप आज आ रही हैं? रूप आपी से आपकी अच्छे वाली क्लास लगने वाली है। वो हंसी तो रोशनी भी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। मैं देख लूंगी। अपना बैग साथ घसीटते हुए उसने तारा के कदमों के साथ अपने कदम मिलाए। ओह माय गॉड, अरमान बेबी, थैंक गॉड जो तुम पाकिस्तान आ गए। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते मैंने कितना मिस किया है तुम्हें। उसके फ्लैट में दाखिल होते ही वो उसके गले लग गई। ओ लीजा, मैं जब यहाँ आने का सोच रहा था तो सबसे पहला ख्याल मुझे तुम्हारा ही आया था। मगर फिर अपनी बात अधूरी छोड़कर वो खुद विस्की का ग्लास हाथ में पकड़े बेड की तरफ बढ़ा, जबकि अरमान का खुद से दूर जाना लीजा को नागवार गुजरा। मगर क्या बेबी,
मगर ये कि बाद में मुझे ध्यान आया कि तुम तो मुस्तफ़ा शाह की दीवानी हो, तो मैंने तुम्हारा ख्याल अपने दिमाग से तर्क कर दिया। उसका अंदाज साफ चिढ़ाने वाला था, जो कि लीजा को साफ समझ आ रहा था, मगर इस वक्त उसे अरमान शाह की ज़रूरत थी। ऑफ कोर्स मैं मुस्तफ़ा शाह जैसे डैशिंग बंदे को पाना चाहती हूँ। अरमान शाह ने अबरू उठाकर उसकी तरफ देखा। मतलब तुम भी डैशिंग हो, मगर मुस्तफ़ा शाह से कम, और वैसे भी तुम्हें मैंने पा लिया है, जबकि मुस्तफ़ा वो किसी सूरत मेरे हाथ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे मुस्तफ़ा शाह से प्यार हो गया। लीजा अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारेगी, उसे अपना बना कर रखेगी। तुम देखना अरमान, अभी जो मुस्तफ़ा शाह मेरी तरफ नजर भरकर देखता भी नहीं, एक दिन यही मुस्तफ़ा शाह मेरा दीवाना बनकर घूमेगा। वो गरूर से गर्दन अकड़ाए जैसे अरमान शाह को चैलेंज कर रही हो, मगर बजाय लीजा की बातों से मुतासर हुए उसका छत फाड़ कह कहा बुलंद हुआ, ओ लीजा लीजा, मुझे लगा था तुम कम अकल हो, मगर मुझे आज पता चला तुम हदे दर्जा बेवकूफ हो। हंस हंस कर लूट पूट होते हुए उसने लीजा का साफ मजाक उड़ाया। गुस्से से लाल बबूका चेहरा लिए वो उस पर किसी जंगली बिल्ली की तरह टूट पड़ी। क्या बोला तुमने मुझे? बेवकूफ नहीं है लीजा। अगर बेवकूफ नहीं तो और क्या हो? करवट लेकर खुद उसके ऊपर आते हुए उसने लीजा की आंखों में देखा। साथ उसके हाथ लीजा की शर्ट के बटनों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, जबकि उसका ये इरादा महसूस करके उसने लाड से अरमान शाह के गले में बाहें डाली। और अरमान बेबी, तुम मुझे जानते हो मैंने ये सब कितना मिस किया। मुस्तफ़ा शाह के बाद अगर मैं किसी की दीवानी हुई हूँ तो वो तुम हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने मुझे प्यार दिया और मुस्तफ़ा शाह ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। ओ लीजा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा नाम ही अरमान शाह है, भला मैं किसी के अरमानों का खून कैसे कर सकता हूँ? प्यार बांटना मेरा काम है। हम जितना प्यार बांटेंगे उतना प्यार ही हमें मिलेगा। अपनी शर्ट निकाल कर एक तरफ फेंकते हुए वो उसके वजूद पर झुका। अरमान, तुम तो जानते हो मैं दिन ब दिन मुस्तफ़ा शाह के लिए क्रेजी होती जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं उस इंसान को लेकर मेरे अंदर इतनी शिद्दत कहाँ से आ गई है। तुम मुझे बताओ, मुस्तफ़ा को कैसी लड़कियां पसंद हैं? मैं ऐसा क्या करूं जो वो मेरे इश्क में गिरफ्तार हो जाए? उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए वो उससे सवाल गो थी। उसकी बातें अरमान शाह को कह कहा लगाने पर मजबूर कर गईं। मुस्तफ़ा शाह एक मशरकी लड़की चाहता है। मशरकी लड़की? ये कौन सी लड़की होती है? ये नाम सुनकर वो हैरान परेशान हो गई। मशरकी लड़की वो होती है जो इस तरह के रिश्ते न बनाती हो जैसा हम दोनों का है। उसका इस तरह का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर से होता है, एक जायज रिश्ता। और मशरकी लड़की हर रिश्ते को मुखलिस तरीके से निभाती है। व्हाट? तुम कहना क्या चाहते हो? इस तरह का रिश्ता वो किसी से नहीं बनाती? मतलब बस एक के साथ, सिर्फ हस्बैंड के साथ? लीजा को जैसे 1000 वोल्ट का करंट लगा। हाँ बेबी, सिर्फ अपने शौहर के साथ। अरमान शाह उसकी हालत पर हंसा, जो हैरत और परेशानी से बेहोश होने के करीब थी। हाउ बोरिंग! कोई इतनी बोरिंग लाइफ भी जी सकता है? उसे हैरत की ज्यादती के साथ साथ शदीद सदमा भी लगा। ओके डन, जब मुस्तफ़ा शाह मेरा हो गया तो मैं किसी और के साथ अपना रिश्ता नहीं रखूंगी। और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस लड़की में? उसने एक बार फिर मुस्तफ़ा शाह की पसंद नापसंद का सवाल उसके सर पे दे मारा। फिलहाल तुम हमारी इस शाम पर ध्यान दो, बाकी की क्वालिटीज मैं बाद में बताऊंगा। एक बार फिर उस पर झुकते हुए उसने लीजा को और बोलने से रोका, तो वो भी बिना किसी चूं चरा के खामोश हो गई। वैसे भी उसका एक क्वालिटी सुनकर ही दिमाग साई साई करने लग गया था। कॉलेज में भी उसका फ्रेंड सर्कल बहुत वसी था और इन सब में तकरीबन लड़के ही थे। इस तरह की मौज मस्ती इन सब में आम थी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात मुस्तफ़ा शाह से हुई। पहली नज़र में ही वो लीजा के दिल के तमाम तार हिला गया था। जितना वो मुस्तफ़ा शाह के करीब जाने की कोशिश करती, वो उतना ही उसे ठुकरा कर आगे बढ़ जाता। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि शायद वो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। बस यही बात लीजा को जिद चढ़ाती थी और अब उसकी जिद उसका जनून बन गई थी। अच्छा सुनो, मैंने अभी अभी किरत चाची से पूछा है कि मेहंदी का रंग गहरा कैसे चढ़ता है। शीरा बनाने के लिए बोल दिया है मैंने मासी को। अब जैसे ही रस्म खत्म होगी मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी मेहंदी पर शीरा लगाऊंगा। उसकी मेहंदी के रंग को लेकर जो परेशानी थी उसका हल लेकर वो 10 मिनट में आ गया था। मिशी को उसकी फिक्रमंदी अच्छी लगी। थैंक यू, वो मुस्कुराते हुए गोया हुई। शायद कुछ और भी बोलना चाहती थी, मगर फोन की रिंगटोन ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। किसका फोन है? वो हैरत से उसके मोबाइल की स्क्रीन पर झुका। सब तो यहाँ थे, जबकि सिद्दीक शायद उसे फोन करना पसंद न करे। फिर कौन रस्म के इस वक्त फोन कर रहा था? अमल कॉलिंग देखकर जहां मिशी को हैरत हुई, वहीं चांद ने भी मुंह के जाविये बिगाड़े।
ये क्यों फोन कर रही है? उस दिन जो इज्जत हो गई थी वो काफी नहीं थी? चांद का दिल जलकर राख हो गया। अमल के नाम के साथ साथ उसका कारनामा भी याद आ गया। छोड़े ना आप, मुझे लगता है उसे उसी दिन बात समझ आ गई होगी। इस वक्त जरूर किसी और काम के लिए उसने फोन किया होगा। चांद को चुप रहने का इशारा देकर उसने कॉल उठाकर फोन कान से लगाया। हेलो मिशी। दूसरी तरफ से अमल की बेचैन आवाज स्पीकर से उभरी। हाँ बोलो, क्या बात है? उस दिन की लड़ाई के बाद उन दोनों में बेतकल्लुफी का रिश्ता खत्म होकर उसकी जगह तनाव ने ले ली थी। मुझे तुमसे बात करनी है मिशी। तुम इस वक्त कहाँ हो? उसके बेचैनी से किए गए सवाल पर उसे हैरत हुई। इस वक्त? अमल, इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है। इतनी देर रात को कौन किससे मिलता है? वो हैरत से गोया हुई। और आज तो वैसे भी मैं तुमसे नहीं मिल सकती। इस वक्त मेरे और चांद की मेहंदी का फंक्शन चल रहा है। मैं तुमसे बात भी मुश्किल से कर रही हूँ। वो उसे अपनी परेशानी बता रही थी। मिशी मेरी जान छोड़ो इस कबाब में हड्डी को। वो देखो तुम्हारी किर्रत मम्मा रस्म करने आ रही हैं। चांद ने उसका ध्यान किर्रत की तरफ मबजूल करवाया, जिसे देखकर मिशी के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। बिना अमल की कोई बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन एक तरफ रखा। मुस्तफा शाह को स्टेज पर रूप के साथ बैठा देखकर वो अंदर तक सरशार हो गया। उसकी सरशारी की असल वजह मुस्तफा शाह के चेहरे की खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वो भले ही उसके सारे मामलात का ध्यान रखता था, लेकिन मुस्तफा शाह ने हमेशा उसे अपना माना था। कभी भाई से कम का दर्जा नहीं दिया था उसे। मगर एहसन खान के लिए वो उसकी दुनिया था। आखिरकार ये जिंदगी भी इसी मुस्तफा शाह की दी हुई थी। न जाने वो कौन था, किसका बेटा था, किसका खून था। उसे अपने बारे में कुछ याद न था। बस उसे सिर्फ इतना याद है, वो अमीरों के फेंके हुए खाने को उठा उठा कर खाता था, सड़कों पर सोता था, कागज चुनकर बेचता था। और एक दिन रोड क्रॉस करते हुए उसे किसी अमीरजादे ने अपनी गाड़ी से ठोकर मार दी थी। वो तो अपनी उस बेनाम जिंदगी के खत्म हो जाने की उम्मीद में था, जब उसकी बंद होती आंखों के सामने 2 नीली आंखें लहराईं। अपने मेहरबान बाजू में उठाकर वो इंसान उसे अस्पताल ले गया। और यही दिन एहसन खान की जिंदगी पूरी तरह बदल गया। एहसन नाम उसे मुस्तफा शाह ने ही दिया था, जबकि एहसन के आगे लफ्ज खान उसने खुद लगाया। मगर मौका के हिसाब से ये लफ्ज चेंज होता रहता था। कभी वो एहसन खान होता तो कभी एहसन मलक, कभी एहसन राठौर, कभी एहसन शाह, कभी कुछ तो कभी कुछ। उसके पास उसकी पहचान के नाम पर नाम, खून, खानदान में से एक चीज भी न थी। मगर वो इसी पहचान के साथ खुश था कि वो मुस्तफा शाह का खास आदमी है। आओ एहसन आओ। शम्स साहब ने उसे अपने पास बैठने की जगह दी। जी दादाजी। वो ताबेदारी से उनके साथ बैठ गया। मुस्तफा शाह की तरह वो भी शम्स साहब को दादाजी ही बुलाता था। पहली बार जब उसने ये अमल किया था तो उसके दिल में एक डर भी था कि कहीं मुस्तफा शाह या फिर उसके दादाजी को बुरा न लग जाए। मगर उसकी सोचों के बरअक्स शम्स साहब उसे अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करने लगे। रस्म नहीं की तुमने अभी तक? शम्स साहब ने उसके कान खींचे। बस दादाजी, मैंने सोचा पहले सब घर वाले रस्म कर लें, उसके बाद मैं रस्म कर लूंगा। वो मुस्कुराया, मगर शम्स शाह के चेहरे से मुस्कुराहट यकदम गायब हो गई थी। कैसी बातें कर रहे हो? तुम घर वाले नहीं हो क्या? हमने तुम्हें अपना बेटा बनाया है। इस शादी में और हम सब की नजरों में तुम मुस्तफा शाह के भाई के दर्जे पर फायज हो। तो ज्यादा नखरे न करते हुए चुपचाप आगे बढ़ चढ़कर रस्म में हिस्सा लिया करो। और अगर मुस्तफा से अपनी हड्डियां डबल करवाने का इरादा है तो वो भी हमें बता दो। मैं दादाजी होने के नाते तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी कराऊंगा। मोहब्बत भरे अंदाज में वो एक तरह से एहसन को धमकी दे रहे थे। सॉरी दादाजी, आगे से ध्यान रखूंगा और सबके साथ जाकर रस्म करूंगा। दादाजी की धमकी को हल्के में लेने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ होगा, इसीलिए उसने फौरन सरेंडर कर दिया। फिर ठीक है, जाओ जाकर मुबारकबाद दो और रस्म भी करो। उनके हुक्मिया अंदाज पर वो मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। मुबारक हो भाई। मुस्तफा के पास आकर आज उसने सर का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय भाई के लफ्ज का इंतखाब किया था, जो वो सिर्फ खास मौकों पर ही करता था। खैर मुबारक। मगर तुम अभी तक कहाँ थे? उठकर उसके गले लगने के साथ ही मुस्तफा ने उसे एक सख्त घूरी से नवाजा। मुबारक हो, आपने अपनी मोहब्बत को पा लिया, उसे अपना बना लिया। आपकी इन खुशियों के लिए जितनी मैंने दुआ की है शायद ही किसी और ने की हो। खुदा आपको हमेशा यूं ही खुश रखे। बिना मुस्तफा की किसी बात का जवाब दिए उसके गले लगकर उसने दिल से दुआ दी। मैं जानता हूं अगर दादों के बाद मेरा किसी ने दिल से सोचा है तो वो तुम्हारी जात है एहसन। उसके लहजे की नमी को मुस्तफा शाह भांप गया था। चलें भाई, अब रस्म कर लेते हैं। आंखों की नमी को परे धकेल कर वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजा लाया। रूप ने हैरत से एहसन और मुस्तफा की तरफ देखा। वो ये तो जानती थी कि एहसन मुस्तफा शाह के लिए खास है, मगर इन दोनों में इतनी अटैचमेंट है ये आज उसे पता चला। थोड़ी मेहंदी उठाकर मुस्तफा के हाथ पर रखकर उसने इजाजत तलब नजरों से रूप की तरफ देखा।
शायद वो आंखों ही आंखों में उससे मेहंदी लगाने की इजाजत मांग रहा हो। हाँ, तुम लगा सकते हो मुझे मेहंदी, तुम शाह के भाई हो, तो मेरे लिए भी तुम चांद और अरसल भैया से कम नहीं हो। रूप के जवाब पर एहसन का दिल खुशी से फूल गया। वहीं मुस्तफ़ा भी अंदर तक सरशार हो गया। मेहंदी की रस्म के बाद जैसे ही उसने अपने हाथ मिठाई तरफ बढ़ाए, वहां कलाकंद देखकर सब्र के कई घूंट गले के नीचे उतारे, जबकि मुस्तफ़ा शाह की नजरें उसके चेहरे के एक एक तासरात को नाप रही थी। क्या हुआ एहसन? मुस्तफ़ा की आवाज पर वह एकदम चौंका। नहीं सर, कुछ नहीं। नफी में सारे हिलाकर छोटी सी चम्मच कलाकंद से भरकर मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ाई, जिसे उसने इस तरह मुंह में रखकर सरूर ले लेकर खाना शुरू किया जैसे दुनिया में इससे ज्यादा लजीज कोई और चीज ही ना हो। जबकि एहसन खान का दिल और जलकर राख हो गया। व्हाट? शादी के फंक्शन हो रहे हैं? आज मेहंदी है और मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। मैं यहाँ इन दोनों को अलग करके चांद को अपना बनाने के ख्वाब देख रही हूँ, और वहां वो दोनों कल को अपना रिश्ता मुकम्मल कर लेंगे। उसने गुस्से से तकिया उठाकर जोर से जमीन पर फेंका। या फिर वो दोनों पहले से ही एक हो चुके हैं। इस दिन का तमाशा याद आते ही उसने पहलू बदला। मगर ये सब कैसे हो सकता है? उनकी शादी तो कितनी अजीबो गरीब हालात में हुई है। रातों रात निकाह को कैसे चांद के घर वाले मान गए? कैसे इस बददिमाग लड़की को अपने घर की बहू मान लिया सबने? चीजें पटक पटक कर फेंकते हुए उसने पूरे कमरे का नक्शा तब्दील करके रख दिया। नहीं नहीं मिशेल, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगी, और अगर इस सब में तुम्हारी जान भी जाती है तो मेरी बला से तुम जहन्नुम में जाओ। शदीद गुस्से के बायस उसका दिमाग सही गलत का फर्क भूल बैठा था। तेजी से अनवर के कमरे में दाखिल होकर उसने अलमारी से अपने बाप की पिस्टल उठाई, गोलियां चेक की तो फुल लोडेड गन देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। मैं आ रही हूं मिशेल, तुम्हारी इस खुशियों भरी रात को जिंदगी की आखिरी काली रात न बना दिया तो मेरा नाम भी अम्मल अनवर मलक नहीं।